सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मैं एक बात से इस सवाल का जवाब शुरू करना चाहती हूँ और वो ये है कि देखें, बाय द एंड ऑफ 2024 और 2025 के शुरू में मैं ये बात बहुत ज़िम्मेदारी से कहती हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने बहुत सारे हरीफों को हैरान परेशान कर दिया है। और इस बात से कि वो सारे लोग कहते हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इमरान खान साहब इतने एक पक्के होकर वो जेल के इतने ज़्यादा साल, मतलब 1.5 साल तक का अरसा वो जेल में पाबंद सलासल रह लेंगे और वो गुजार लेंगे और वो इस पूरी चीज़ से गुजर जाएंगे। और फिर जब जो उनसे मुलाकातें वगैरह हो रही हैं तो वो उसमें भी बहुत एक डिटर्मिन्ड लगते हैं, वो बड़े पक्के और पुख्ता लगते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में। तो सारे लोग उनके जो हरीफ हैं, उनकी मैंने खुद अपनी ज़बान से, उनकी ज़बान से वाली बात मैंने सुनी है। बहरहाल मैं इसीलिए ये बात बड़े अथॉरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ज़िम्मेदारी से कर रही हूँ कि बहुत लोगों को उन्होंने, अपने हरीफों को हैरान कर दिया है खान साहब ने। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब इतना अरसा जेल में गुजार लेंगे और इतने इत्मीनान से गुजार लेंगे। इस बात को आगे ले जाते हुए जो एस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल है, कि ज़ाहिर है कि एक फितरी सवाल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा है हुकूमत वालों को, इसीलिए फिर इनके साथ आकर बैठे हैं। देखिए, एक्चुअली मुझे एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा मैं समझती हूँ इसमें एक बैरूनी एंगल है, जिसकी निशानदही कई मरतबा पीएमएलएन के कई लोग, जैसे कि जावेद लतीफ़ साहब कई दफ़ा करते हुए नज़र आए हैं। उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं समझती हूँ, पीएमएलएन का ये जो बयानिया था कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो पहले से मफाहमत चाहते थे, उन्होंने इस बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी क्यों नहीं बताते आप लोग, अपनी पार्टी से ही उन्होंने कहा कि आपको क्यों नहीं बताते कि आप पे दबाव है और इसके तहत आप ये सब आपको करने पे आप मजबूर हो गए हैं। तो आई थिंक इसमें एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा एक तो बैरूनी जो एक रोल है उस पूरी चीज़ का, वो ज़्यादा अहम है। ऑब्वियसली अगर इस तरह का एक बैरूनी प्रेशर मौजूद है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, अगर ये चीज़ मौजूद है, जो कि है, मैं दोबारा कहती हूँ कि ये मुझे चीज़ मौजूद है, तो ये इस पूरी चीज़ के होते हुए एस्टेब्लिशमेंट भी कभी भी ये नहीं कहेगी कि नहीं आप इनसे बात ही ना करें। बल्कि पिछली डीजी आईएसपीआर की जो प्रेसर थी, ऑल्दो ये कि उसमें पीटीआई और 9 मई के मुल्ज़मान के हवाले से कई संगीन बातें भी थीं, कई कई उनके लिए फ़िक्रमंद बातें भी थीं, लेकिन उसमें एक बात ये साथ-साथ की गई थी कि मुज़ाकराती जो अमल है, हम उसको चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और जो एक तल्ख़ी की फ़िज़ा है, वो मुल्क में ख़त्म हो। मैं बिल्कुल ये बात भी बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अगर इस पूरी चीज़ को, अगर उन्होंने हुकूमत को ज़बरदस्ती मेज़ पर, मुज़ाकराती मेज़ पर बिठाया नहीं है, अगर ये बात नहीं है, तो इतना ज़रूर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस पूरी चीज़ को एंडोर्स किया है। उनकी एंडोर्समेंट बहरहाल इस पूरे मुज़ाकराती अमल में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। मैं डीजीआईएसपीआर का एक बयान के तौर पर इसलिए हवाला दे रही हूँ क्योंकि वो तो एक बिल्कुल खुला बयान है ना, वो तो एक समझे ओपन स्टेटमेंट है जो कि उनकी इसके हक में, मुज़ाकराती अमल के हक में मौजूद है। तो इसलिए एंडोर्समेंट बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट की इस पूरे केस में है। जहाँ तक मैंडेट की वापसी की बात है, कि जो रऊफ हसन साहब आगे जाते हुए ये कहते हैं कि अगर इन्होंने ये कहा कि अगर ये हमें तस्लीम कर रहे हैं कि हम मौजूद हैं और हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि हमें मैंडेट भी हमारा तस्लीम कर रहे हैं। फिर इसका मतलब ये कि वो मैंडेट की वापसी भी हमें कर देंगे। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू फार अहेड। ये बहुत आगे जाने वाली बात है ना। ये उस तरह की बात है कि आपको बंदा उँगली पकड़ाए तो आप बाजू पकड़ लें, वो वाली बात है। आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। मैंडेट की वापसी या इसके गिर्द गुफ्तगू भी उस सूरत ही होगी जब पीटीआई इसको बाकायदा अपने मुतालबात में डालेगी। अभी तक इत्तलात यही है कि पीटीआई ये वाला मुतालबा नहीं करेगी कि हमें मैंडेट की वापसी की जाए। 8 फरवरी 2024 में इलेक्शंस में हमारा मैंडेट वापस करें या फॉर्म 45 को तस्लीम करें, सबको चैलेंज करें ट्राइब्यूनल्स में। पीटीआई इस किस्म की टू दिस डे, अभी तक ये मेरी बहुत पुख्ता इत्तलात हैं कि पीटीआई इस तरह का कोई मुतालबा नहीं करने जा रही है। और जब तक पीटीआई मुतालबा नहीं करेगी, तब तक मैंडेट की वापसी और ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की तरफ से एक ख्याली पुलाव होगा और सिर्फ एक मीडिया के तवसत से लोगों का पेट भरने वाली बातें होंगी। जी, बहुत कुछ बाखबर सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि जो अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला है वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार है। इन दैट केस जो एक बात कई दफ़ा मैंने की भी है, वो ये है कि इस फैसले को बहुत देखभाल कर बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर
हुकूमत हो या पीटीआई हो, दोनों की जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं और उनका अगला मूव यानी वो आगे क्या हिकमत अमली अपनाने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों का महवर इस फैसले पे है। और पीटीआई भी ये इस फैसले का ही इंतज़ार कर रहे थे कि मैंने कल भी बात एक अर्ज़ की थी आपसे कि मेरी यही इत्तलात हैं, और जब हमने पूछा है तो ये एक रीज़न बताया गया है कि जिसकी वजह से जो रिटन मुतालबात हैं वो अभी तक पीटीआई ने नहीं दिए। इस फैसले के ऊपर कई चीज़ें मबनी हैं, और ये भी पिछले एक बात करते हुए एक सवाल के जवाब में मुझे याद है मैंने बात की थी कि इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी ये फैसला बहुत मायने खेज है, क्योंकि ये कोशिश की जा रही है कि ये एक वाटर टाइट केस बने, और उस तरह का इस फैसले में भी कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई दलाइल ना रह जाए कि जब इसके अंदर कोई सजा हो तो वो अगर कहीं चैलेंज हो किसी और स्टेज पे तो वो फौरी तौर पर उड़ जाए, जैसे कि खान साहब को जितनी सजाएं हुई हैं इलेक्शन से पहले वाले केसेस में, जैसे ही उन्होंने उसको चैलेंज किया, ना सिर्फ वो सजाएं उड़ गई बल्कि वो बाकायदा शर्मिंदगी का बायस बनी प्रोसिक्यूशन के लिए कि आपने भद्दे केसेस बनाए और आपने उन केसेस के कोई सर पांव नहीं थे, आपने बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड्स के ऊपर आपने ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ एक जबरदस्ती आपने किसी शख्स को सजा देनी थी और आपने दे दी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए दरअसल एज पर माई इंफॉर्मेशन, मैंने ये बात पहले भी आपसे शेयर की है कि मेरी इतलात के मुताबिक इस चीज को अवॉइड करने के लिए इस मर्तबा अलकादर ट्रस्ट का जो फैसला बनाया जा रहा है, केस लिखा जा रहा है, जो फैसला लिखा जा रहा है उसमें इसी वजह से टाइम लग रहा है, बिकॉज द एफर्ट इज के जो भी फैसला हो उसमें किसी तरह का कोई कानूनी तौर पर कोई लूप होल मौजूद ना हो। और ये बात बहरहाल इस वजह से अहमियत की हामिल आजकल ज्यादा हो गई है क्योंकि इस पूरे फैसले के ऊपर हुकूमत और पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है उनके आगे आने वाले कई सारे मूव्स इस फैसले के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये इसलिए खासी अहमियत की हामिल है आजकल, इसलिए इस केस की जो एक इम्पोर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ गई है। जैसे ही ये फैसला आएगा उसी के हिसाब से और उसी से मुनासबत रखते हुए गवर्नमेंट और पीटीआई के जो मुज़ाकराती टीम है, आप देखेंगे कि उनकी फौरी तौर पर उनकी तरफ से कुछ नए मूव्स या कुछ नई स्ट्रेटजीज एक दूसरे की जानिब फेंकी जाएंगी जिनका महवर सिर्फ और सिर्फ इस फैसले पे है। जी, ये वाज़ेह तौर पर इत्तलात मौजूद हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो इस वक्त वुकला के भी मैटर्स उन्होंने अपने हाथ में ले लिए हैं, और पीटीआई की जो वुकला टीम्स हैं उनको भी जो पीटीआई के दीगर वकील रहनुमा हैं उनको रोक दिया है कि वो इमरान खान साहब को किसी भी मामले पे ब्रीफ करें, और वो जो कि उनकी सबसे करीबी कॉन्फिडेंट हैं वो मिशाल यूसुफजई साहिबा, उनको बाकायदा इस मामले में एक प्रेसिडेंस दी गई है कि वो सारी चीज़ की रिपोर्ट बनाकर उनको बाकायदा तौर पर पेश की जाए। जब पार्टी के सोर्सेज से बात हुई तो ये बहरहाल पता चला है इस हवाले से कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान दिया था जो कि पार्टी में वुकला को और कई लोगों को बुरा भी लगा था, लेकिन उसकी वजह से कई अलार्म्स भी रेज हुए थे। शेर अफजल मरवत साहब ने बयान दिया था कि सिर्फ 1 माह के अंदर 7 करोड़ तक अदायगियां की गई हैं अलग अलग वकीलों को। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अलग अलग वकीलों को 7 करोड़ तक मजमूई तौर पर सिर्फ 1 माह के अंदर अदायगियां की गई हैं। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो प्राइमरी इल्जाम आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये तमाम तर अदायगियां गालिबन अलेजिडली है, आई वुड से मुबैना तौर पर ये खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्रेजरी है उसके अंदर से ये अदायगियां की गई है। जाहिर है अगर ये एलिगेशन है तो ये एक बड़ी संगीन एलिगेशन है और ये एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की भी बात बनती है, लेकिन मैं फिर उसमें कहूंगी कि अगर ये बात दुरुस्त है, मैं इसलिए इसके ऊपर डाउट कर रही हूँ क्योंकि मरवत साहब ने जब ये बात की तो उन्होंने किसी तरह के रहनुमाओं का नाम नहीं बताया, मतलब वरना तो मरवत साहब कोई किसी भी बात में वो कोई भी पर्दा किसी का नहीं रखते और जो उनके दिल में आता है वो हमेशा वो गुफ्तगू फरमाते हैं। लेकिन मरवत साहब ने इस दफा ये बात करते हुए किसी का नाम नहीं लिया कि किसकी बात कर रहे हैं, कि जिसको वो कहते हैं, कौन वो बुकला है जिनको 7 करोड़ तक की सिर्फ 1 माह में जिन्होंने कमाई की है पीटीआई से और इमरान खान साहब के केसेस की तवस्सुत से। एक और एक अलार्म बेल ये भी रेज होती है कि ना सिर्फ ये कि ट्रेजरी केपी की ट्रेजरी का इस्तेमाल और एक मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की बात आ जाएगी इफ ये बात दुरुस्त है। दूसरा इसमें एक अलार्म बेल ये भी रेज होती है कि देखिए जो लोग ऑलरेडी जो कि इमरान खान साहब के जेल में होने से जिनको माली फायदा है और खास तौर पे जो लोग उनके केसेस लड़ रहे हैं और अगर उनको उसकी बनिस्बत उसके एवज में माली फायदा भी हो रहा है, उनकी भारी भारी फीसेस भी अदा की जा रही हैं, तो ऑब्वियसली वो जो फीस देने वाले लेने वाले फीस का वसूल करने वाले जो पीटीआई के रहनुमा है, वकला रहनुमा है, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जो केसेस हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर से खत्म हो।
और इसकी मैं बहरहाल एक बहुत मोहतात अंदाज में बात कर रही हूँ, लेकिन इसकी कई मरतबा ऐसी हम लोगों ने निशानदेही देखी कि इलेक्शन से पहले जब पीटीआई के बड़े संगीन मामलात और खासतौर पे इलेक्शन सिंबल वाले मामलात जब अदालतों में लगे होते थे, मुझे एक बहुत क्लियर कट याद है कि पेशावर हाई कोर्ट में किस तरह का बहुत कलीदी मामला, क्रूशल मामला पीटीआई का हियरिंग उसकी हो रही थी और पीटीआई को जो रिप्रेजेंट करने वाले 2 वकला थे, मैं नाम नहीं ले रही उनका, वो गायब थे वहां से। और उसके ऊपर पार्टी की तरफ से भी बहुत तनकीद की गई थी कि इतना ज़रूरी फैसला था और उसकी हियरिंग थी और इतनी ज़रूरी केस की समाअत चल रही थी और आप लोग वहाँ से क्यों गायब थे? उसके ऊपर बहुत तनकीद की गई थी। तो कहने का मकसद ये कि ऐसे कई मर्तबा इम्प्रेशंस मिले हैं जो कि एक ऐसे ज़ेर-ए-ताब आई पार्टी के लिए अच्छे नहीं हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उनके जो वकला रहनुमा हैं वो केसेस में बिला वजह का एक डिले डालने की अगर कोशिश करते हैं, तो आई थिंक इस पूरे एलिगेशन की जो कि मरवत साहब ने की है, एक तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये एलिगेशन गलत है और बिल्कुल बेबुनियाद है, तो मरवत साहब को इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन का भी उनको सामना होना चाहिए, मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि देखें अगर ये बिल्कुल ही सरासर झूठी एलिगेशंस है, तो इन दैट केस आई थिंक मरवत साहब पार्टी में मतलब ऐसी बात करके और ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा कर रहा है। तो इस बात के लिए उनको एक तो डिसिप्लिनरी एक्शन का भी सामना होना चाहिए, बट इन द मीन टाइम अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं मरवत साहब के और अगर उनकी इस बात में वज़न है, सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी ट्वीट में तनकीद करके कहा है, उन्होंने कहा ये जो टीवी का पेट भरने वाले लोग हैं, उनको ऐसी बयानबाज़ियों की आदत है। उन्होंने मरवत साहब पे तनकीद की है इंडायरेक्टली बगैर नाम लिए और उन्होंने ये भी तरदीद की है कि मैंने कोई फ़ीस कभी वसूल नहीं की। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इस बात में थोड़ी-सी भी सदाकत है मरवत साहब की, तो आई थिंक इसकी बहुत कड़ी जांच-पड़ताल पीटीआई को खुद भी करनी चाहिए क्योंकि एक तो नंबर 1 पीटीआई का इसकी वजह से उनको उनके केसेस में ज़ाहिर है जो लोग फाइनेंशियली उससे बेनिफिट कर रहे हैं वो उसमें एक डिले भी डालने की कोशिश करेंगे और दूसरा ये कि उनके ऊपर उनका जो पैसे उनके जो पार्टी के अखराजात माली अखराजात में भी जो इस तरह का इजाफा हो रहा है, इस तरह का एक्सपोनेंशियल इजाफा के लिए एक-एक माह में 7-7 करोड़ की फीस दी जा रही है, तो फिर उनको आई थिंक इस एतबार से भी अपनी पार्टी में बहुत सख्त स्क्रूटनी की ज़रूरत है। मैं नॉनदलेस बुशरा साहिबा के इस इक़दाम को आई थिंक ठीक समझती हूँ कि इस शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बयान की रोशनी में, जो कि मुझे बताया जा रहा है कि उसी रोशनी में ये फैसला हुआ है कि उन्होंने अदालती मामलात और कानूनी मामलात सारे खुद ओवरसी करने का फैसला किया है। तो आई थिंक इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये फैसला उनका बिल्कुल ठीक है।